यह बात उस वक्त की है जब मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए सिटी के बाहर एक कॉलेज अलॉट होता है। सिटी के बाहर होने की वजह से यहाँ पे कोई आसपास लोग भी नहीं रहते थे। उस एरिया में सिर्फ दो बिल्डिंग्स ही थी, एक हमारे कॉलेज की और एक हमारे हॉस्टल की। इसी बीच मुझे रोहित से मुलाकात होती है और वह वहीं मेरे रूम के बगल वाले रूम में रहता था। मेरा रूम नंबर 306 और उसका 307 था। हम दोनों रेगुलर कॉलेज जाते और फिर हॉस्टल आ जाते थे। वही हमारा डेली का रूटीन था। मगर एक दिन रोहित रात के 1 बजे उठकर पानी पीने जाता है। हमारे फ्लोर का वाटर कूलर बिल्कुल कॉर्नर में होने के कारण हमें सब रूम के आगे से होकर जाना पड़ता था। रोहित जब अपनी बोतल को रिफिल करके आ रहा था तो उसे पैर जैसे घिसने की कुछ आवाजें आ रही थी। वह उस आवाज की तरफ बढ़ता है तो वह रूम नंबर 309 के अंदर से आ रही थी। उसको नींद आने की वजह से वो इतना ध्यान नहीं देता है और अपने रूम में चला जाता है। अगली सुबह रोहित मुझे ये सब बताता है और हम उस रूम की तरफ चलते हैं। रूम लॉक था, उसका ताला पूरा जंग खा रखा था। हम दोनों ने नीचे जाकर वार्डन से इस बारे में बात करी तो वार्डन शॉक हो चुका था। उसने हमें वार्निंग देते हुए कहा कि क्लास खत्म होने के बाद मुझे आके मिलना, और हमें डांटते हुए ये कहता है कि हॉस्टल का रूल है 12 बजे के बाद कोई भी थर्ड फ्लोर में घूमेगा नहीं। हम दोनों क्लास खत्म करके उस वार्डन से मिलने जाते हैं और वो वार्डन हमें बताता है 5 साल पहले इस रूम में एक लड़का रहा करता था जो कि बहुत ही शांत, किसी से मिलता जुलता नहीं था। मगर हॉस्टल में एक बदमाश था जो कि हॉस्टल के लड़कों के साथ रैगिंग वगैरह करता था। तो 309 रूम नंबर वाला लड़का भी इनके हत्थे चढ़ जाता है। उसके साथ बहुत ही ज्यादा रैगिंग करी, उसको हर बात पे ठुआने को देते। तो इसम से परेशान होकर उसने आगे डायरेक्टर को कंप्लेन कर दी, जिससे उन रैगिंग करने वाले लड़कों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया और उसको मेंटली टॉर्चर करने लगे। उसी बीच उस लड़के की हालत इतनी खराब हो गई कि वह बस अपने रूम में ही रहता और कॉलेज जाना भी बंद कर देता है। मगर एक दिन हम लोगों ने नोटिस किया कि वह अभी तक रूम से बाहर नहीं निकला। हम लोगों ने गेट भी बहुत नॉक किया मगर अंदर से कोई जवाब न आने के कारण हमने उसका गेट तोड़वा दिया। अब हमारी बेचैनी तो दूर हो गई थी, तो मिरर के सामने उसको देख हम लोग थोड़ा शांत हुए और उसके पास गए। उसको आवाजें लगी मगर वह अभी तक मिरर के सामने देख रहा था, कुछ अजीब सी स्माइल करते हुए। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसको आवाज दी तो वह गिर पड़ा। हम लोगों ने उसकी सांसें चेक करी तो वह बंद हो गई। हॉस्टल के सभी लड़के यहीं खड़े थे। फिर हमने उनके घर वालों को सूचना दी कि उसका डेथ हो चुकी है और उसे यहाँ से ले जाए। इसके बारे में हमने कुछ छानबीन करने की कोशिश की तो हमें वो लड़के जो उसके साथ रैगिंग करते थे वह भाग चुके थे। इस एक्सीडेंट के 6 महीने बाद हॉस्टल के लड़कों को फ्लोर में कुछ घिसने पिटने की आवाजें और 309 रूम नंबर के आते जाते वक्त उन्हें कुछ अजीब सी आवाज आने लगती थी और लाइटों का बंद चालू होना सब कुछ लड़कों को परेशान करने लगा। तो मैनेजमेंट ने उस रूम को हमेशा के लिए लॉक करवा दिया। 12 बजे के बाद फ्लोर में आना मना करवा दिया। ये सब बातें सुनकर रोहित बहुत ही डिस्टर्ब हो गया। फिर हम दोनों वार्डन के पास से चले जाते हैं और अपने रूम में जाए। जब हम रात को खाना खाकर सो जाते हैं, मुझे दिन भर की थकान की वजह से बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। रोहित ढंग से सो नहीं पा रहा था। उसे जब रात में किसने की कुछ अजीब सी फिर से आवाज आने लगी तो वह रूम के गेट के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसे चप्पल के घिसने की आवाजें जैसे कोई फ्लोर में चल रहा हो, वह आवाज हमारे कमरे के बिल्कुल नजदीक से होके जा रही थी। रोहित अपने गेट के पास खड़ा होकर यह सब सुन ही रहा था कि रोहित के गेट के आगे वह आवाज आके रुक जाती है। वह थोड़ा डर जाता है और गेट खोलने की उसको बेचैनी हो रही थी। वो गेट की कुंडी पर हाथ रखकर झट से गेट को खोल देता है और फ्लोर में चेक करता है, वहां कोई नहीं था। फिर उसकी नजर 309 रूम नंबर पर जाती है। उसकी लाइटें ऑन थी क्योंकि उस कमरे की लाइटें उस गेट के नीचे से दिख रही थी।
वह डरा हुआ था पूरा, मगर उसे कुछ ऐसी एनर्जी उस गेट की तरफ खींच रही थी जिससे वो अपने आप को रोक नहीं पाया और वह गेट की नजदीक चला जाता है। वह गेट पर कुछ नोक जैसी हाथ बढ़ाता है, तो हाथ के टच होने से पहले ही वह गेट खुल जाता है। वह गेट को पूरा खोलते ही उसे दिखता है एक बड़ा मिरर जिसमें रोहित अपने आप को देख रहा था। वह रूम के सभी कोनों में देखता है, उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। रूम ठंडा था और वह बाकी रूम से अलग स्मेल कर रहा था। तो वो अपना जैसे ही पैर रूम के अंदर रखता है तो उसे ये चीज महसूस होती है कि उसका जो रिफ्लेक्शन जो उस मिरर में दिख रहा है वो बहुत ही लेट मूव कर रहा है। वह उस चीज को फिर से कंफर्म करने के लिए अपना हाथ ऊपर करता है, देखता है उसका हाथ कुछ सेकंड्स बाद ऊपर उठता है कि उसको फील होता है उसके पीछे कोई खड़ा है, मगर मिरर में कुछ नहीं दिख रहा। जैसे ही अपना मुंह वह पीछे करता है तो पूरा फ्लोर पीछे खाली दिखता है। उसके पीछे कोई नहीं था तो उसका डर कम हो जाता है और अपने रूम की तरफ जाने वाला होता है कि उसे कुछ अजीब सा दिखाई देने लगता है। वो उस लड़के की शैडो को देखता है जो कि अंधेरे में से दौड़ती हुई उसके तरफ आती है। वो अपने शरीर का कंट्रोल पूरा खो देता है और एक जगह ही पोजेस हो जाता है। अगली सुबह मैं जब उठता हूँ तो रोहित अपने कमरे में नहीं था और मैं उसे पूरे हॉस्टल में ढूंढता हूँ, मगर वह कहीं नहीं मिला। मगर मैंने एक चीज नोटिस करी, 309 रूम नंबर का लॉक इस बार टूटा हुआ था। मैंने मैनेजमेंट टीम से बात करी और हॉस्टल के वार्डन को लेकर उस रूम की तरफ गया। पहले तो मैनेजमेंट वालों ने मना कर दिया, मगर मेरी रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने हाँ में हाँ भर दी और फिर वो मेरे साथ ही उस रूम की तरफ चल दिए। हम लोगों ने उसका गेट खोला और मुझे रोहित उसी रूम में खड़ा दिखा। हम लोगों की अब बेचैनी दूर हो गई क्योंकि रोहित उसी रूम में सही सलामत खड़ा था। मैंने रोहित को आवाज लगाई, मगर वह वही खड़ा रहा। उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया तो मैं उसके पास गया और मैंने मिरर में देखा कि उसके चेहरे पर एक क्रीपी सी स्माइल थी और आंखें खुली थी। मैंने उसके कंधों पे हाथ रखकर उसको पूछा क्या हुआ, तो वह नीचे गिर गया। वार्डन समझ गया कि अब रोहित नहीं रहा। मैंने रोहित की सांसें चेक करी, वह नहीं चल रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और मेरे मन में यही क्वेश्चन था कि वह यहाँ पहुंचा कैसे। मैंने रोहित के घर वालों को खबर कर दी और उस रूम को भी लॉक करवा दिया। फिर मैं अपने गांव चला जाता हूँ। कुछ दिन की छुट्टियां मनाने के बाद मैं फिर से अपने कॉलेज में आता हूँ और जब रात के 1 बजे मुझे भी पैरों के घिसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो इस पार्ट में इतना ही। द लॉकेट रूम स्टोरी। सब्सक्राइब फॉर मोर पार्ट्स।